हेलो एवरीवन। आज हम लोग अधिनियम संख्या 13 का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। समझ रहे हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। अधिनियम 13 जो कि हमने आपको बताया था कि इसका नाम बहुत लंबा है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में अधिनियम 13 कह देते हैं। एग्जैक्टली इसका नाम जो है किराया उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियम अधिनियम 1972 है, जिसको हम लोग शॉर्ट में अधिनियम संख्या 13 कहते हैं, जिसमें हम लोग धारा 9 का तक पढ़ चुके हैं। आज 10वीं धारा पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया गया है धारा 10 क्या कहती है। धारा 8, 9 तथा 9 का के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील। अगर कोई आदेश ऐसा हुआ है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, जो कि धारा 8, 9 और 9 का के अधीन हुआ है, तो आप धारा 10 में जो है अपील करेंगे। क्या कहती है ये धारा 10 देख ले पहले। धारा 8, 9 या 9 का के अधीन दिए गए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश की दिनांक से 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है, और जिला न्यायाधीश या तो स्वयं उसे निस्तारित करके या उसे किसी भी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारित करने के लिए भेज सकता है। हुआ क्या, जिला मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया जो चाहे मानक किराए से अवधारणा से संबंधित हो या मानक किराए से आप संतुष्ट नहीं है, या ऐसा जो नौका में हमने आपको पढ़ाया है। सिर्फ धारा 8 जो है वो मानक किरायात की धनराशि के संबंध में विवाद से संबंधित है। धारा 8 नहीं पढ़ाई है, बाकी 9 का सब विस्तृत पढ़ाई हुई हमने। कहने का मतलब है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से आप खुश नहीं है तो आदेश के 30 दिन के अंदर अंदर आप जिला न्यायाधीश के पास जाएं, अपील कर दें, और अपील वो या तो स्वयं निपटाएगा या किसी अपर जिला न्यायाधीश को अंतरित कर देगा। फिर क्या होगा, उपधारा 2 क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अपीलीय अधिकारी की क्या क्या शक्तियां होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में। तो होता क्या है, अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी क्या क्या कर सकता है, समझे आप। अपीलीय प्राधिकारी, पहली बात ए पॉइंट, आदेश की पुष्टि कॉमा उसमें परिवर्तन या उसे विखंडित कर सकता है। चाहे तो अपीलीय अधिकारी जो आदेश पहले दिया गया उसकी पुष्टि कर देगा कि सही है, आदेश में कोई गलती नहीं है, या उसमें परिवर्तन कर सकता है, या उसे पूरी तरह से विखंडित कर सकता है, दूसरा आदेश दे सकता है। दूसरा बी पॉइंट है, पुनः विचारण के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट को वापस कर सकता है। ठीक। तीसरी बात सी, कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। चौथी और डी बात, ऐसे आदेश के संबंध में जिसके विरुद्ध अपील की गई हो अपने निर्णय तक उसके परिवर्तन को स्थगित कर सकता है। कहने का मतलब है जो आदेश दिया गया था उसकी अपील की गई है, तो अपील जब तक लंबित है तब तक कह सकता है जो कि पहले आदेश दिया गया था उसका परिवर्तन ना किया जाए, अभी रुके रहिए, अभी हम अपील सुन रहे हैं, अपील का निस्तारण कर लेंगे, तब कुछ नया काम आप करिएगा, तब तक आप यथास्थिति बनाए रखिए। धारा 12 देख ले, भवन का रिक्त समझा जाना, पूछी जाती है अक्सर ये धारा। रिक्त समझा जाना का क्या मतलब है, किसी भवन के गृह स्वामी या किराएदार का भवन या उसके किसी भाग से अध्यासन समाप्त समझा जाएगा यदि। कब अध्यासन समाप्त समझा जाएगा, कब उसका कब्जा समाप्त समझा जाएगा, कब उसे समझा जाएगा कि वो कब्जेदार नहीं है या मकान मालिक नहीं रहा है, जबकि निम्नलिखित परिस्थितियां हो जाती हैं तब। पहली बात क्या होगी, उसने सारता अपना सामान वहां से हटा लिया हो, पूरी तरह से वो सामान जो इस मकान में रखा था, चाहे वो किराएदार हो या भवन स्वामी हो, उसने अगर वहां से पूरा मकान अपना सामान सब कुछ हटा लिया है तो ये माना जाएगा कि उसका अध्यासन, उसका कब्जा इस मकान पर नहीं रहा।
दूसरी बात, उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य ना हो अध्यासन कर लेने दिया हो, या अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को उसने प्रवेश करा लिया है उस मकान में, तो ये माना जाएगा कि अब उस व्यक्ति का जो पहले से उसमें रह रहा था उसका अध्यासन समाप्त हो गया। तीसरी बात, किसी आवासीय भवन की दिशा में, देखिए अब अगर अलग अलग बताया जाएगा, आवासीय है तो क्या होगा और अनावासीय है तो क्या होगा। तीसरा पॉइंट आगे हम लोग अगले पेज पे पढ़ेंगे। चले, पिछले पेज पे हमने पढ़ाया था किसी आवासीय भवन की अवस्था में जो होगा क्या होगा, किसी व्यक्ति ने, उसके आगे देख रहे हैं हम लोग, उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यंत्र निवास जो स्थायी निवास ना हो, जो अस्थायी निवास ना हो कर लिया हो। कहने का मतलब किसी आवासीय भवन की दशा में वो व्यक्ति जो किसी मकान में रह रहा था या किराएदार था या गृह स्वामी था, उसने क्या किया, अपने परिवारों के साथ कहीं और ऐसा मकान लिया है और उसमें निवास करने लगा है जो अस्थायी निवास नहीं है, मतलब परमानेंट कोई ऐसा उसका जुगाड़ बन गया या इंतजाम हो गया या मकान ले लिया या कुछ भी कर लिया जिसमें वो स्थायी रूप से रहने लगा है, तो अब ये माना जाएगा उसका कि पहले वाले मकान में से अध्यासन समाप्त हो गया। अब उपधारा 2 में आ जाइए। ये था आवासीय भवन के बारे में, पॉइंट 3। अब उपधारा 2 कहती है किसी अनावासीय, इस उपधारा पे भी प्रश्न बन जाता है सेपरेट, तो इसको ध्यान से समझे। किसी अनावासीय भवन की दशा में यदि किराएदार जो भवन में कारोबार करता हो कोई ऐसा भागीदार अथवा किसी ऐसे नए भागीदार को प्रवेश करा ले जो उसके परिवार का सदस्य ना हो, तो ये समझा जाएगा कि उक्त किराएदार का भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोई अनावासीय भवन है, मतलब सिर्फ रहने के लिए नहीं है, कोई कॉमर्शियल जगह हो सकती है, दुकान वगैरह हो सकती है, कोई ऐसा भवन है जिसमें किराएदारी थी किसी किराएदार की, और उस भवन में उस किराएदार जो था कारोबार करता था, और ऐसे कारोबार के दौरान उसने किसी ऐसे भागीदार को या नए भागीदारों को प्रवेश करा लिया जो उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रखते, मतलब उसके परिवार के सदस्य नहीं है, तो भी ये समझा जाएगा कि उस पहले वाले किराएदार का अध्यासन उस भवन से समाप्त हो गया है। ध्यान, ये उपधारा दूसरी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न बना के। फिर आ जाइए उपधारा 3 और आखिरी है, आवासीय भवन की दशा में। ठीक, इसी उपधारा 2 पे ही ये हमने निर्णय पढ़ाया है, पहले उपधारा 2 की बात समाप्त करने जा रहे हैं। उपधारा 2 क्या, बल्कि उपधारा 1 खास से संबंधित था ये निर्णय। मोहम्मद इनाम बनाम पंजाब बनाम संजय कुमार सिंघल और अन्य, सुप्रीम कोर्ट का केस था, AIR 2020। आप इस केस को धारा 12 में भी लिख सकते हैं, धारा 16 में भी लिख सकते हैं और धारा 18 में भी लिख सकते हैं। अभी हम बता देंगे ये पूरा केस क्या है। पहले हम लोग उपधारा 3 खत्म कर ले। आवासीय भवन की दशा में यदि किराएदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगर या नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या नगर क्षेत्र में जिसमें किराएदारी के अंतर्गत भवन स्थित है कोई आवासीय भवन बना ले अथवा अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित कर ले, तो ये समझा जाएगा कि उस किराएदार का अपनी किराएदारी के अंतर्गत भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ, उपधारा 2 अनावासीय भवन से रिलेटेड थी, उपधारा 3 पूरी तरह से आवासीय भवन से संबंधित है कि कोई आवासीय भवन
में कोई किराएदार रह रहा था अपने परिवार के साथ, अब उसने अपना जिस नगर पालिका में या जिस नगर क्षेत्र में या जिस अधिसूचित सूचित क्षेत्र में वो रह रहा था अपने परिवार के साथ, उसने उसी क्षेत्र में उसी नगर पालिका में कोई ऐसा भवन जो आवासीय भवन है बना लिया है या बना बनाया खरीद लिया है, अब वो उसमें रहने लगा है, तो ये माना जाएगा कि उसकी किराएदारी समाप्त हो गई, अब वो किराएदार नहीं रहा। निर्णय समझ लें अब हम। मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल और अन्य, AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी हमने बताया धारा 12, 16 और 18 छोटा सा लिख दिया है, इससे संबंधित है। सिर्फ दो लाइनें यहाँ पर हमने आपको पढ़ाई हुई हैं। एक पॉइंट मतलब ये 2 खंडों में निर्णय था, एक खंड यहाँ पढ़ाया है, एक खंड हमने इसी का दूसरा वाला जो खंड जो है वो धारा 16 में एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगले पेज पे हमने धारा 16 एक्सप्लेन की हुई है। इस निर्णय का जो पहला पॉइंट है, आपके पास समय हो तो दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा, ना हो तो एक ही पॉइंट लिख दीजिएगा, या जिस धारा में जैसा लिख रहे हैं उतना लिख दीजिएगा। धारा 12 से संबंधित एक पॉइंट है, क्या कहता है, यदि किराएदार के पास उसके परिवार का कोई सदस्य यदि किराएदार के साथ उसके परिवार का कोई सदस्य साथ साथ रहता है, तब धारा 12(1) खा के अंतर्गत रिक्त की घोषणा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग परिवार के थे, मान लीजिए 10 लोग थे और पूरा परिवार था उन 10 लोगों का, वो सारे के सारे साथ में रह रहे थे, और रहने के बाद मान लीजिए उन 9 लोगों में से सब अपने अपने जगह कहीं ना कहीं मकान ले लिया हो या कहीं और चले गए हों, इस तरह से 9 लोग उस घर से निकल गए। अब एक आदमी सिर्फ उस सदस्य परिवार का बचा है, तब भी उस मकान को रिक्त नहीं माना जाएगा। रिक्ति की घोषणा नहीं कर सकते कि आपने मकान खाली करा लिया, ऐसी घोषणा आप नहीं कर सकते, अभी भी उस पर किराएदारी जारी है। अब हमने देखिए एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत करीब आ चुका है आपका मेंस एग्ज़ाम, 60 दिन बचे हैं अनुमानित, इसलिए हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है। व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है हमने 9450770672। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करिए, और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिससे आप जुड़ जाइए। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है मेंस का, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं। तो उस प्रेशराइज को मेंटेन कर देंगे हम, आपके प्रेशर को मेंटेन कर देंगे, प्लस मिनिमाइज कर देंगे, प्लस आपके साथ हर उस ट्रिक से उस तरह से आपकी स्ट्रेटजी बनवा देंगे कि आपको आसानी से आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाए और आप मेंस इजीली क्वालिफाई कर पाए। बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी है, हालांकि ओपन फीस 1000 है, ये 500 रुपये फीस रखी हुई है। इतनी फीस दे के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। पूरा सिलेबस इसमें हालांकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है और इसमें भी मिलेगा, मगर इस कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा हमारा आपके बीच, कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट दूर करेंगे। दूसरी बात, ये 500 रुपये भी हम रिफ़ंड कर देंगे जब आप सिलेक्शन ले लेंगे। ये रिफंडेबल फीस है सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तुरंत जुड़े, तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाए, पैसा रिफंड करा लें। अगर और कोई पैसे की बात है तब भी प्रॉब्लम ना करें, कुछ सोचा विचारी ना करें, जुड़ जाए, तैयारी करें, सिलेक्शन लें। उसके अलावा आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे हमने चैनल दे रखा है अपना, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको डायरेक्ट हमारा चैनल मिल जाएगा। तैयारी करिए बेहतरीन, आगे चले हम लोग।
सॉरी, वीडियो बंद नहीं हुआ था। अब आप आ जाइए धारा 16 पे। क्या कहती है धारा 16? रिक्त भवन का आवंटन तथा निर्मुक्ति। अभी हमने 12 में पढ़ाया था कब रिक्त भवन समझा जाएगा। अब बताया गया है जो रिक्त भवन है उसका आवंटन किस प्रकार होगा तथा निर्मुक्ति किस प्रकार होगी। देखें, जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा, ठीक, पहली बात क्या बताई गई है, गृह स्वामी से किसी भवन को या उसके किसी भाग को जो खाली हो या खाली होने वाला हो किराए पर देने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश को आवंटन आदेश कहा जाएगा। कभी कभी सिर्फ आवंटन पूछ लेते हैं क्या होता है, आवंटन आदेश क्या होता है। तो जो धारा 16 है उसके खंड, धारा 1 के खंड का में बताया गया है कि आवंटन क्या होता है। आवंटन आदेश क्या कैसे कहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट जो है गृह स्वामी से किसी भवन को या उसके किसी भाग को खाली होने वाला, जो खाली है या खाली होने वाला है और वो चाह रहा है कि हम इसको किराए पर उठा दें, तो ऐसे आदेश को जो मजिस्ट्रेट देगा कि ये फला जो गृह स्वामी है आवंटित करना चाह रहा है मकान को, इसको आवंटन आदेश कहा जाएगा। पॉइंट में क्या बताया गया है, निर्मुक्ति आदेश। निर्मुक्ति आदेश क्या है समझ ले, ऐसे भवन को पूर्णतया या उसके किसी भाग को गृह स्वामी के पक्ष में गृह स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त कर सकता है, जिसे निर्मुक्ति आदेश कहा जाएगा। कहने का मतलब हुआ जिला मजिस्ट्रेट जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है, अरे भाई, ऐसे भवन को पूर्णतया उसके किसी भाग को गृह स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त कर सकता है, जिसे निर्मुक्ति जिला मजिस्ट्रेट जो है ऐसे भवन को पूर्णतया या उसके किसी भाग को गृह स्वामी के पक्ष में निर्मुक्ति का अगर आदेश दे रहा है तो इसको निर्मुक्ति आदेश कहा जाएगा। निर्मुक्त करने का आदेश दे रहा है तो वो निर्मुक्ति आदेश कहा जाएगा। अब आ जाइए उपधारा 2 में। धारा 2 क्या कह रही है, धारा 16 के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट को ये समाधान ना हो जाए कि, अब समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ उपधारा 2 से इंपॉर्टेंट बात हो गई कि निर्मुक्ति आदेश कब दिया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट हो वो निर्मुक्ति आदेश कब दे सकता है, यही बात हमको पढ़ना है धारा 21 में। तो धारा 21 को भी यहीं से आप समझ लें, वहां पर भी जो है मकान को निर्मुक्ति का आदेश दिया जाता है, खाली करने के आवेदन पर खाली करने का आदेश देता है कोई भी प्राधिकारी। वहां पर प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट शब्द है, यहाँ पर सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर जो आदेश देगा वो जिला मजिस्ट्रेट देगा, वहां पर कोई भी प्राधिकारी हो सकता है। कब देगा निर्मुक्ति का आदेश ये समझ लें, जब उसका समाधान हो जाए। पहली बात, भवन या उसके किसी भाग को गिराए जाने और उसके नव निर्माण के पश्चात गृह स्वामी द्वारा या अपने परिवार के किसी सदस्य को या तो आवासीय प्रयोजन के अथवा किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि भवन जो है कंजस्टेड हो रहा है, इसको तोड़ के इस तरह से भवन स्वामी जो है मकान बनाना चाह रहा है कि उसके सभी परिवार के सभी सदस्य कोई दुकान खोल सके या आवासीय प्रयोजन के लिए सब अलग अलग रहने के लिए पर्पज से उसको व्यवस्थित कर सके। तो ऐसे आवासीय या किसी व्यापार के पर्पज से मकान को तोड़ा जाना जरूरी है, गिराया जाना जरूरी है और फिर उसका बंटवारे के हिसाब से उसको संतुलित फॉर्म में रखना आवश्यक है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो होगा
उसका निर्मुक्ति आदेश दे देगा। जो लोग उसमें रह रहे हैं उनसे कहेगा भाई आप मकान खाली कर दीजिए। सचमुच में वास्तविक आवश्यकता है मकान मालिक को मकान को खाली कराने की, पहली बात। दूसरी बात, यदि गृह स्वामी किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास का न्यासी है तो न्यास के उद्देश्यों के लिए, अगर गृह स्वामी जो है किसी सार्वजनिक पूर्त कहते हैं चैरिटी, किसी सार्वजनिक चैरिटी या किसी इस तरह के न्यास का न्यासी है तो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी है कि न्यासी उस भवन को रिक्त कर दे, तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्ति का आदेश दे सकेगा, निर्मुक्ति का आदेश दे सकेगा। तीसरी बात, भवन अथवा उसका कोई भाग जीर्णावस्था में है और वह गिराए जाने तथा नव निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। तीसरी बात कह रही है कि मकान इतना जर्जर हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि अगर उसको नहीं गिराया गया तो वो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, खुद गिर सकता है, तो उसे गिराया जाना चाहिए और नया निर्माण किया जाए, ऐसी अपेक्षा कर रहा है भवन स्वामी, तो जिला मजिस्ट्रेट उस मकान को खाली करने का आदेश देगा। चौथी और आखिरी बात देखें इसकी धारा 1 की, ये कहती है भवनों के निर्माणार्थ या निर्माणार्थ कह सकते हैं, निर्माणार्थ उसके बेचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के लिए अपेक्षित है। कहने का मतलब है पुराना भवन अपने पुराने हिसाब से बना हुआ है, अब भवन स्वामी चाह रहा है इसमें हम अच्छे से इसको कॉमर्शियल तरीके से, कहने का मतलब हुआ कि भवन को तोड़ के वो अब चाह रहा है कि दुकानें वगैरह निकाल ले इसमें और अच्छे से प्लॉट बन जाए, प्लॉट को मतलब फ्लैट टाइप में बना ले, तो इसलिए वो चाह रहा है कि मकान खाली कराए अपने किराएदारों से या पहले से जो लोग रह रहे हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ सही है, कॉमर्शियल हो जाएगा इनका एरिया, और इस तरह से निर्मुक्ति आदेश दे सकेगा जिला मजिस्ट्रेट। ये इन 4 अवस्थाओं में, कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, इन 4 अवस्थाओं में जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो निर्मुक्ति आदेश देगा। इसमें हमने फिर से वही निर्णय लिखा हुआ है जो हमने बताया था अभी धारा 12 में। मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल, सॉरी संघल लिख दिया है, सिंघल है ये, सिंघल और अन्य EIR 2020। इस केस में हमने धारा 12 में इसका एक खंड बता दिया था। दूसरा खंड इसका ये है कि इसमें बताया गया है रिक्ति की घोषणा संबंधी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें एग्जैक्टली ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल और अन्य 2020। हुआ क्या है, जो ये निर्णय दिया गया, इससे पहले निर्णय दिया गया उससे जो पक्षकार थे वो संतुष्ट, एक पक्षकार उनसे संतुष्ट नहीं था तो वो अपील करना चाह रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपील का अधिकार तो नहीं है, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो जो रिक्ति की घोषणा संबंधी आदेश हुआ है उसके विरुद्ध आप क्या करिए, पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनरीक्षण आप उसी न्यायालय में, सॉरी उससे अपर न्यायालय में कर सकते हैं जिसने आदेश दिया है। तो अपील नहीं बल्कि पुनरीक्षण का अधिकार उस व्यक्ति को, उस पक्षकार उस व्यक्ति को है जो कि दिए गए निर्णय से, आदेश से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। और यही बात धारा 18 में बताई गई थी। हमने पिछले अभी आप जब बताया था धारा 12 तो हमने बताया था कि धारा 18 के बारे में आपको संक्षेप में बता देंगे। तो धारा 18 ये कहती है आवंटन या निर्मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील। तो कहने का मतलब हुआ धारा 18 में हालांकि शब्द अपील इस्तेमाल हुआ है कि आवंटन आदेश है या निर्मुक्ति आदेश जो है आपने अब तक पढ़े, चाहे वो भले ही धारा 12 में हो या धारा 16 में हो, इनसे जो पक्षकार अपने आप को पीड़ित मान रहा है, क्षुब्ध है, संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर अंदर जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण कर सकता है। हालांकि पुनरीक्षण में भी जिला न्यायाधीश वही सब काम करता है जो कि अपील में होते हैं, मगर अपील यहाँ पर नहीं होती है, पुनरीक्षण होता है। ये बात क्लियर कर दी गई
मोहम्मद इनाम बनाम संजय सिंह, सॉरी संजय, गलत जगह ई लगा दी हमने, संजय की जगह ई नहीं है, संजय कुमार यहाँ पर ही है, संजय कुमार सिंघल, संजय कुमार सिंघल है ये, सिंघल, संजय कुमार सिंघल और अन्य 2020। हालांकि पिछला केस पीछे हमने 2002 सॉरी धारा 12 में भी ये केस लिखा हुआ है, वहां से आप देख लें। सिंघल है, संजय कुमार सिंघल और अन्य 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। एक हालांकि 2019 में भी केस आया, लक्ष्मी ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम नवीन रस्तोगी, 2019 का, ये मगर इलाहाबाद का केस है, हमने ये सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है, एक सेकेंड में, ये इलाहाबाद का केस है, लक्ष्मी ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम नवीन रस्तोगी 2019, सबसे नीचे लिखा हुआ लास्ट में इलाहाबाद का केस है। इसमें भी यही बताया था कोर्ट ने कि निर्मुक्ति आदेश जो है न्यायालय देखेगा या सॉरी जिला मजिस्ट्रेट देखेगा कि सचमुच में आवश्यकता है भवन स्वामी को, तो ही निर्मुक्ति आदेश देगा, वरना नहीं देगा। अब हम लोग अगले पेज पे चले। अब आ जाइए धारा 20, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर उपधारा से प्रश्न बनता है, इसके बीच में से प्रश्न बनता है। प्रश्न समझने में बहुत गलतियां होती हैं और प्रश्न छूटते हैं या हम गलत उत्तर लिखते हैं, तो समझ लीजिए क्या होता है, प्रश्न किस तरह से आता है। पहले हम धारा देखें, 20 क्या कह रही है, सिवाय निर्दिष्ट कारणों के किराएदार को बेदखल करने के लिए वाद पर रोक। क्या कह रहे हैं कि जो नीचे कारण दिए गए हैं उपधारा 2 में, उन कारणों के अलावा किसी भी किराएदार को बेदखल करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। बहुत ध्यान से इस धारा को समझेंगे हम। इसकी उपधारा 1 क्या कह रही है, उपधारा 1 देखें, उपधारा 1 में कहा गया है, उपधारा 2 में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी भवन से किसी किराएदार की बेदखली करने के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, भले ही समय के बीत जाने या छोड़ देने की नोटिस की समाप्ति पर या किसी अन्य प्रकार से उसकी किराएदारी समाप्त हो गई हो। कहने का मतलब हुआ जो उपधारा 2 में व्यवस्था की गई है उसके सिवाय किसी भी किराएदार को बेदखल करने के लिए कोई वाद आप कहीं भी संस्थित नहीं करेंगे, भले ही आप मकान मालिक है और आपने नोटिस दी किराएदार को कि इतने दिन में आप चले जाइएगा मकान छोड़ के, तब भी वो नोटिस की डेट मान लीजिए निकल गई हो, तब भी आप विवश नहीं करेंगे या कहीं भी वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे किराएदार को बेदखल करने के लिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है, समय से संबंधित है, ये समझ लें हम। समय के बीत जाने से किराएदार की ऐसी किराएदारी की समाप्ति पर उसकी बेदखली करने के लिए वाद पर कोई रोक नहीं लगाएगी यदि वो किराएदारी किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या निष्पादन कार्रवाई के प्रसंग में ऐसे समझौते या समायोजन द्वारा या उसके अनुसरण में जो या तो न्यायालय में अभिलिखित किया गया हो अथवा अन्य रूप से लिखित और किराएदार द्वारा हस्ताक्षरित हो, निश्चित अवधि के लिए की गई हो। कहने का मतलब है समय, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि समय बीत जाने से भी आप वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, मगर अगर किराएदार ने कोई ऐसा समझौता किया है मकान मालिक के साथ जो किसी अपील से संबंधित है, वाद से संबंधित है, पुनरीक्षण कार्रवाई से संबंधित है, और ऐसा समझौता लिखित और हस्ताक्षरित समझौता किराएदार द्वारा मकान मालिक के साथ किसी न्यायालय में किया गया हो या कहीं न्यायालय से बाहर भी किया गया हो, जो कि लिखित हो और हस्ताक्षरित हो, और उसने कह दिया हो कि हम इतने समय बाद मकान खाली कर देंगे, ये लिखित में दे दिया है उसने और दोनों के बीच समझौता हो गया है, तो वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब 2 प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न पहले पार्ट से बन जाता है कि समय बीत जाने के बाद भी उसको विवश किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा बन जाता है प्रश्न कि अगर उसने लिखित समझौता कर लिया है, चाहे वो न्यायालय के
किसी कार्रवाई के प्रसंग में हो या आपसी समझौता हो जो लिखित और हस्ताक्षरित है, तो क्या अब किराएदार को विवश वाद लाया जा सकता है? तो दूसरे पार्ट में बिल्कुल वाद लाया जा सकता है, पहले पार्ट में वाद नहीं लाया जा सकता है। 2 प्रश्न यहां से आपके क्लियर रहेंगे। फिर आप आ जाइए, उपधारा 2 क्या कह रही है। उपधारा 2 कहेगी हर वो बात, यहां पर एक निर्णय दिया हमने, रानी देवी एवं अन्य बनाम एडीजे लखनऊ, इंपॉर्टेंट केस है। इस रानी देवी के केस में हुआ क्या था, ये लखनऊ का ही केस है। इसमें इन्होंने पूरी व्याख्या की कि धारा जो वाद है वो उपधारा 2 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर उपधारा 2 में कोई ऐसा कारण लग रहा है कि किराएदार से मकान खाली कराना चाहिए, तभी ही वाद प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सिर्फ इतनी बात आप लिखेंगे। और अगर इसी की उपधारा 4 है, धारा 20 की, उसके अंतर्गत है, तो उसको किराएदार को रिलीफ मिलेगा। अभी हम आपको पूरी उपधारा 2 पढ़ा रहे हैं, फिर चूंकि उपधारा 3 ओमिटेड है, निश्चित है, उपधारा 4 पढ़ाई गई है, तो ये इसके संबंधित जो धारा 20 है, इसकी उपधारा 2 बहुत पहले समझे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदखली के बाद की संस्थिति का आधार, किन आधारों पर वाद संस्थित किया जा सकता है ये बताती है। बेदखली का वाद संस्थित किया जा सकता है ये बताती है धारा 20 की उपधारा 2। पहली बात, पहला पॉइंट, किराएदार पर कम से कम 4 महीने का किराया बाकी हो और उस पर मांग की नोटिस से व्यक्तिगत तामील होने के 1 महीने के भीतर उसका भुगतान उसने गृह स्वामी को नहीं किया है। कहने का मतलब 4 महीने हो गए, किराया बाकी हुए, फिर मकान मालिक ने उस पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस दी, नोटिस मिलने के बाद भी, तामील होने के 1 महीने बाद भी किराएदार ने गृह स्वामी को किराया नहीं दिया है, तो वो वाद संस्थित कर सकता है कि अब हमारा आप मकान खाली कर दीजिए। दूसरी बात, किराएदार ने जानबूझकर भवन को सार्वजनिक रूप से क्षतिग्रस्त किया है या करने की अनुज्ञा दी है। किराएदार बदतमीजी कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे भवन को नुकसान पहुंच रहा है, या किसी और व्यक्ति से ऐसा काम करा रहा है उस भवन में किराएदार जिससे भवन को नुकसान हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है मकान, तो मकान मालिक मकान को खाली कराने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तीसरी बात, किराएदार ने कोई ऐसा निर्माण या संरचना या परिवर्तन किया है जिससे भवन के मूल्य या उपयोगिता कम होने की संभावना है। किराएदार कोई ऐसी मॉडिफिकेशन मकान में कर रहा है जिससे मकान मालिक को लगता है कि यार मेरे मकान की शो खराब हो जाएगी या रेट खराब हो जाएगा, तो भी किराएदार के विरुद्ध मकान खाली करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है कि आप हमारा मकान खाली करिए। पॉइंट 4 क्या कह रहा है, किराएदार ने भवन को जिस प्रयोजन के लिए लिया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग या उपयोग कर रहा है। किराएदार ने कहा था कि भैया हम रहने के लिए मकान लेंगे, हमारी फैमिली रहेगी, और वो पता लगा उसमें बिजनेस करने लगे, जिस प्रयोजन के लिया उसके अलावा कोई काम करने लगे, उसके अतिरिक्त कोई काम कर रहे हैं, तब भी किराएदार कहेगा भैया आप मकान हमारा खाली कर दीजिए, वाद प्रस्तुत कर सकता है। 5वां पॉइंट क्या कहता है, किराएदार ने धारा 25 का उल्लंघन करते हुए, धारा 25 हम विस्तृत पढ़ाएंगे आगे आपको, शिकमी किराएदार से संबंधित होती है। शिकमी किराएदार किराएदार का किराएदार होता है। तो किया क्या है धारा 25 में, पॉइंट 5 में, किराएदार ने धारा 25 का उल्लंघन करते हुए, अब अगले पेज पे चले हम लोग, उल्लंघन करते हुए, हमने पिछले पेज पे पढ़ाया, किराएदार ने धारा 25 का उल्लंघन करते हुए, फिर उसके आगे है, संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग को शिकमी किराए पर उठाया है। अभी हम धारा 25 पढ़ा देंगे। अगर उस 25 का उल्लंघन करके अगर किराएदार अपने किसी अन्य किराएदार, उसको कहते हैं शिकमी किराएदार, किराएदार जब किराएदार रखे तो उसको कहते हैं शिकमी किराएदार। तो अगर किराएदार जो है वो शिकमी किराएदार रखता है जिसमें धारा 25 का उल्लंघन हुआ है,
तब भी मकान मालिक उससे कह सकता है कि हमारा मकान आप खाली कर दीजिए, वाद प्रस्तुत कर सकता है। फिर पॉइंट 6 में आ जाइए आप। किराएदार ने गृह स्वामी के स्वामित्व को नकार दिया है। किराएदार कहने लगे कि ये गृह स्वामी है ही नहीं, तब भी गृह स्वामी उसको खाली कराने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। 7वीं और आखिरी बात, किराएदार का सेवा योजन समाप्त होने पर यदि मकान का अध्यासन किसी सेवा योजन संविदा पर दिया गया हो, कहने का मतलब है जो मकान दिया गया था वो किसी सेवा के अंतर्गत था कि आप जितनी दिन तक नौकरी में रहेंगे ये मकान आपका है। आपकी नौकरी छोड़वा दी गई या छूट गई या आप रिटायर हो गए तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो खाली कराने के लिए मकान मालिक जो है वो आपके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। फिर धारा 3 हमने लिख दिया है, निरसित है, क्रॉस लगा दिया है। धारा 20 की उपधारा 3 निरसित है, मगर उपधारा 4 बहुत पूछी जाती। सिर्फ ये प्रश्न 2018 में HGS में पूछा गया था कि 20(4) क्या है धारा, सिर्फ नाम से पूछ लेते हैं 20(4) या 20 की उपधारा 4 या 20(4) के अंतर्गत आप कैसे रिलीफ देंगे किराएदार को, क्या क्या संरक्षण मिला हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। या किराएदार को मकान मालिक के खिलाफ क्या संरक्षण है, कई जगहों पर ये प्रश्न आपको घूम घूम के मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट उपधारा है, उपधारा 4 धारा 20 की, समझ लें। यदि वाद की संस्थिति बकाया किराए की राशि के आधार पर होती है और वाद की प्रथम सुनवाई पर गृह स्वामी को किराएदार भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिए उसके द्वारा दे किराया तथा क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि को और उस पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और उसके संबंध में गृह स्वामी के वाद व्यय को बिना किसी शर्त भुगतान कर दे या गृह स्वामी को प्रस्तुत कर दे या न्यायालय में जमा कर दे, तो न्यायालय उक्त कारण से बेदखली के लिए डिक्री देने के बजाय किराएदार को उक्त कारण से दो बार हो गया है, बेदखल करने के बजाय उसके दायित्व से अविमुक्त करने का आदेश दे सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लें इस उपधारा को कि हुआ क्या। कोई वाद प्रस्तुत किया गया जो पहले पॉइंट से रिलेटेड था कि बकाया किराया था, वाद प्रस्तुत कर दिया गया, हर बात सही है गृह स्वामी की, मगर प्रथम सुनवाई पर ही जो किराएदार है वो जितना उस पर किराया बन रहा है या जितना उसने क्षतिपूर्ति की है, मतलब डिले किया किराया देने में, तो जो उसका ब्याज बन रहा हो वो होगा 9%। ठीक, 9% किराया प्लस 9% ब्याज दर के साथ, और गृह स्वामी के जो वाद व्यय हुआ है उसको, मतलब किराया उस पर 9% का ब्याज और गृह स्वामी का जो वाद व्यय है उसको पहली सुनवाई पर ही वो प्रथम सुनवाई पर न्यायालय में जमा कर दे या गृह स्वामी के पक्ष में अंतरित कर दे किसी भी तरीके से, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको राहत दे देगा, कहेगा ठीक है भाई इनको बेदखल नहीं करना चाहिए किराएदार को, इनको राहत देगा कि आप रहिए, बजाय बेदखली के इनको मकान खाली करने से रोक सकता है कि आप मकान में रहिए, आपने किराया दे दिया है और आप किसी परिस्थितिवश किराया नहीं दे पाए थे, ऐसा मान के उसकी किराएदारी को समाप्त नहीं करेगा और आगे किराएदार को किराएदार बने रहने के लिए आदेश कर सकेगा न्यायालय। ये हम लोगों ने पूरी धारा 20 पढ़ ली है, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। धारा 21 हम अगले टर्न पे आपको पढ़ाएंगे, 21 से लेकर लास्ट हो जाएगा इसका एक्ट का। ये हमारा टोटल कंप्लीट मैटर है। आप सारे साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर बेहतर समझ रहे हैं आप और बेहतर है भी तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ज्वाइन हो जाएं, बहुत सारे फायदे आपको होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।